असली जो अगर कोई मुजरिम है जिसकी वजह से एम्स नहीं बन रहा वो राव इंद्रजीत है। राव इंद्रजीत का पुतला तो फूकते नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जो है नाकाम है कि अगर पत्थर भी रख देंगे बजट में तो प्रावधान नहीं है पैसों का। ये तो केवल एक छलवा है और कुछ नहीं है। तो फैसला लेना है उसके लिए स्वतंत्र है, वो कांग्रेस में आना चाहे कांग्रेस में आए, लेकिन जो है यहाँ वैकेंसी नहीं है। वो तो अपनी पुत्री को स्थापित करने का हाथ पैर मार रहे हैं। राधे श्याम मित्तल जो विश्व हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष है, वो मस्जिद में जहाँ एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जल चढ़ा गया। घंटेश्वर मंदिर में जल चढ़ा देते, सोड़ा राय पे जल चढ़ा देते, लेकिन एक धूर्त आदमी है ये समाज के अंदर जहर फैलाने की बात करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए जो भाईचारे को बिगाड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। शुक्रवार को रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज में दोपहर करीब 3 बजे हरियाणा व केंद्र से जुड़े कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। मकसद है पूर्व विधायक स्वर्गीय राव अभय सिंह की 100वीं जयंती समारोह का। इसी दिन गरीबों के हमदर्द राव अभय सिंह नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पिता व रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के दादा हैं स्वर्गीय पूर्व विधायक राव अभय सिंह। कार्यक्रम से पहले वीरवार को पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने जहां पिता की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं तमाम राजनीतिक सवालों के भी जवाब दिए। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कैप्टन ने पिता की उपलब्धियां गिनवाई के बाद सिलसिलेवार एक के बाद एक राजनीतिक निशाने साधे। कल जो है 1 सितंबर को मेरे पिता की जो है 100वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी, जिसमें उनकी जो पुस्तक है उसका विमोचन बाबा महावीर दास जी, जो कि बाबा मोहनदास जी की जो भाड़ावास की गद्दी के ऊपर आसीन है, और उसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा वशिष्ठ अतिथि होंगे, बाबरिया जी भी होंगे, दीपक बाबरिया जी जो हमारे इंचार्ज हैं, और किरण चौधरी, अनिल शास्त्री, उदय भान जी, सबको हमने निमंत्रण दिया है। 3 बजे का कार्यक्रम है। मेरे पिता जो है एक बहुत बड़े जागीरदार थे, 3000 बीघा ज़मीन थी उनके पास, और उनके पिता स्वर्गीय शेर सिंह जी एक समाज सेवी थे, और 1952 में कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको टिकट दी थी, और जिसकी वजह से 1952 का चुनाव, क्योंकि एक समाज सेवी के रूप में मेरे दादाजी की ख्याति थी, जो भी अनाज मंडी में यहाँ लोग आते थे या किसी बाज़ार में काम आते थे तो रात्रि विश्राम हमारे घर पे करते थे। वहाँ खाने के लिए सारा काम, उनकी व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था करना, बैलों को जो है यही खिलाना, उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। मेरे पिता या आहिर कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, घोड़े भी जाते थे, और एक आदमी उनको साथ ले आता था। अकेले एक ऐसे छात्र थे जो घोड़े भी चलते थे, और उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन करी और लाहौर से LLB करी, और LLB करने के बाद गुड़गांव के अंदर उन्होंने जो है प्रैक्टिस किया। और क्योंकि उनके पिता का मेरे दादा का कत्ल हो गया था, और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो बरी कर दिए गए, तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1952 में जीते, 1957 में जीते दूसरी बार। 1967 के अंदर भगवतलाल शर्मा ने उनकी टिकट काट दी, और यहाँ से भाईजी सुमित्रा देवी को और राव निहाल सिंह को जाटवाड़ा टिकट दी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि भगवतलाल शर्मा की पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री
राव वीरेंद्र सिंह ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे गिरा दी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 1961 में राव वीरेंद्र सिंह को लोगों को प्रताड़ित करने पे और अन्य चार्जेस के ऊपर 1961 में बर्खास्त किया गाडगिल जी ने, तो उस टाइम के गवर्नर थे। इतिहास में पहले मंत्री को बर्खास्त किया था। मेरे पिता 1972 से लेकर 77 तक भी विधायक रहे और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन होते केवल 1 रुपये रहते थे। और उसके बाद जो है मसानी का जो मीठा पानी है वो यहाँ पर लेके आए रेवाड़ी में। पहले स्टेशन से पानी आता था। ये आपकी नारनौल रोड, आपकी महेंद्रगढ़ रोड, मूलभूत जो सुविधाएं थी, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो अस्पताल की हो, उन्होंने अपने समय में करवाई थी। और मैं समझता हूँ कि एक समाज सेवी थे और जब भी जाते थे तो रिक्शा में जाते थे तहसील में। तो उनसे कई दफ़ा मैंने पूछा भी आप रिक्शा में क्यों जाते हो, तो कहने लगे राम राम हो जाती है लोगों से। तो लोगों से घुल मिलकर अपनी गाड़ी में ही चंडीगढ़ जाते थे और किसी का काम होता था तो ये नहीं कि गाड़ी किराए पे करवा लें किसी से। बहुत ही सिंपल साधारण इंसान थे और ईमानदारी में उनकी बहुत भारी साख थी और उनकी वजह से मैं विधायक बना। सर, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी की बात करें तो मोहन काफी वरिष्ठ नेता हैं, तो कोई राजनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश करेगी? क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कहीं दक्षिण हरियाणा में कहीं बीजेपी को सपोर्ट किया, क्या वो भी मैसेज देने का प्रयास? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, केवल क्योंकि उनका 100वां बर्थ एनिवर्सरी राजनीतिक नहीं है। ये तो केवल जो है उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने की बात है। और हमने तो कोशिश करी है कि हम सबको बुलाएं, जितने भी हमारी एसोसिएशन है उनको बुलाया है। अभी IMA से मैं मिल के आया था, उनने भी अपनी बहुत समस्या बताई कि किस तरीके से अभी कह दिया कि अगर आप कोई ये जेट पंप लगाएंगे तो उसके 1.5 लाख रुपए शुल्क होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और कूड़ा उठाने का भी सिस्टम ठीक नहीं है। जो तिरंगा झंडा जिसको लेकर जो है उनसे 1.5 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं IMA से। और उनके ऊपर जो है बहुत सारी समस्याएं, जैसे जो बिजली के जो कमर्शियल बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बनस्पत और लोगों के, तो वो भी बातें जो है उन्होंने रखी थी। उनको निमंत्रण मैं देने गया था और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ का जो राधेश्याम मित्तल जो विश्व हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष है, वो मस्जिद में जहाँ एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जल चढ़ा गया। वहाँ एक पीर बाबा थे, वो जो सभी समाज को लेकर चलने वाले थे, उन्होंने वहाँ मंदिर स्थापित किया था, मेरे सामने स्थापित किया। ये कोई 200 साल पुराना मंदिर नहीं है, लेकिन जो है भाईचारा खराब हो, घंटेश्वर मंदिर में जल चढ़ा देते, 16 राय पे जल चढ़ा देते, लेकिन एक धूर्त आदमी है ये समाज के अंदर जहर फैलाने की बात करता है। और मेरा ये मानना है, मैंने ऐसे व्यक्ति को जो है समाज जो है सबक सिखाएगी और मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए जो भाईचारे को बिगाड़ रहा है और धार्मिक जो है बातें करता है। नहीं, कहाँ सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस का कोई व्यक्ति को गया ही नहीं वहाँ। बीजेपी तो ये तो इनके हाथ पांव है, बजरंग दल और ये जो बीजेपी VSP वाले उनको आगे करके। और जो है यहाँ पर कितने मुस्लिम हैं, और जो नल्लड़ के अंदर इन्होंने किया, रात के 12 बजे जो है 50 आदमी जल अभिषेक करके आए हैं, और वो भी सारे बाहर के लोग थे। वहाँ के लोकल लोग तो वहाँ जल चढ़ाने भी नहीं गए। वहाँ का भाईचारा बिगाड़ दिया इन लोगों ने।
ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं कि चुनाव इन्होंने एम्स नहीं बनाया, इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, इन्होंने बॉयज कॉलेज नहीं बनाया, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। राव इंद्रजीत की जिस तरह से बयान आए सामने, कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग बयान ना उधर कहा कि दोनों पक्षों का क्या लग रहा है कि जिस तरह से बयान दे रहा है कभी कभी कांग्रेस मारने की तैयारी चल रही है इस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राव यहाँ वैकेंसी है ही नहीं। यदि वो यहाँ पे शामिल होने के लिए बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी बात की गई है, तो कुछ इस तरह का आपके पास सोर्स मिला हो या फिर आप इसका विरोध करेंगे? मेरे को तो ना, मैं किसी का कोई पार्टी में आना चाहता है, विरोध क्यों करना है? हर आदमी को अपना जो भी फैसला लेना है उसके लिए स्वतंत्र है। वो कांग्रेस में आना चाहे कांग्रेस में आए, लेकिन जो है यहाँ वैकेंसी नहीं है। वो तो अपनी पुत्री को स्थापित करने का हाथ पैर मार रहे हैं। सर, एम्स को लेकर दोबारा फिर एक मुहिम छेड़ दी कि शिलान्यास होगा क्या? ये जो एम्स वाले हैं, ये केवल जो है राव इंद्रजीत का पुतला तो फूंकते नहीं है और बनवारी लाल का पुतला फूंक देते हैं। असली जो अगर कोई मुजरिम है जिसकी वजह से एम्स नहीं बन रहा, वो राव इंद्रजीत है। केंद्र का मामला है। राव इंद्रजीत सिंह जो है नाकाम है। डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, एम्स नहीं बना पाए, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, केवल बहाना लगा के कि मेरी बनती नहीं है कभी जो है। तो असली जो अगर कोई इसमें जिम्मेवार है तो राव इंद्रजीत सिंह है। अभी ये दिसंबर में पत्थर रखवा देंगे तो, और मुझे फिर सोच कह देंगे ओपीडी खोल दी हमने, जैसे पिछली बार ओपीडी खोली थी। डिफेंस यूनिवर्सिटी क्या पत्थर रखा था, बन गई डिफेंस यूनिवर्सिटी। एम्स का अगर पत्थर भी रख देंगे, अब ये जो एम्स संघर्ष समिति वाले से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पत्थर भी रख देंगे, बजट में तो प्रावधान नहीं है पैसों का, तो एम्स कैसे बनेगा? ये तो केवल एक छलवा है और कुछ नहीं है।